यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक सीटेट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सोशियो कल्चर थ्योरी क्या होती है? लेव वाइगोत्स्की वाज ए रशियन साइकोलॉजिस्ट हु रिप्रेजेंट हिज थ्योरी इन द 20th सेंचुरी। यानी वाइगोत्स्की एक रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया था कब? 20वीं शताब्दी में। जो 20वीं शताब्दी में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। विकास अकेले नहीं होता बल्कि दूसरों के साथ बातचीत से होता है। भाषा, संस्कृत और सामाजिक वातावरण विकास की कुंजी है। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है वो अकेले नहीं हो सकता है। यानी जो एक बालक है वो अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए समाज का होना बहुत ज़रूरी है। समाज रहेगा तभी बच्चा समाज को देख कर ही क्या करेगा, सीखेगा। और जिसमें सामाजिक सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। विकास अकेले नहीं होता बल्कि दूसरों के साथ बातचीत से होता है। यानी उन्होंने भाषा को सबसे पहले महत्वपूर्ण माना है। भाषा, संस्कृत और सामाजिक वातावरण विकास की कुंजी है। वाइगोत्स्की का कहना है कि अगर बालक का विकास होना ज़रूरी है तो समाज में उसे रहना ज़रूरी होगा। अगर जो समाज को देखेगा, समाज में होने वाली जो भी कृत्य होगी उसे देखेगा और समाज में जिस प्रकार की भाषा है उसको सीखेगा, संस्कृति जिस प्रकार की है वो सीखेगा, समाज का वातावरण क्या है वो सीखेगा, तो बालक का विकास सबसे अधिक होता है। तो उनका जो पहला नियम है जो सीटेट में बहुत बार पूछता है कि जेडपीडी क्या होता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट क्या होता है, निकटवर्ती विकास का सिद्धांत क्या होता है, ये पूछता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। हम टॉपिक को कवर करते हुए उसके एग्जाम्पल को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जेडपीडी क्या होता है वो समझेंगे। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमेट डेवलपमेंट इज द एरिया इन विच ए चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन टास्क इंडिपेंडेंटली but can successfully perform them with the help a more knowledgeable person such as its teacher, parents or peers according to the Vygotsky development acute to the two levels। अर्थात वाइगोत्स्की का कहना है कि सीखने के लिए मोर नॉलेजेबल पर्सन और सच एज ए टीचर, या तो टीचर हो सकता है या तो पेरेंट्स हो सकता है या तो सहपाठी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की डेवलपमेंट एक्यूट द टू लेवल्स, इसके दो लेवल्स उन्होंने बताए हैं। यानी जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां बच्चा स्वयं अकेले कुछ कार्य नहीं कर सकता है लेकिन किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या साथी की सहायता से वह कार्य को कर सकता है। वाइगोत्स्की के अनुसार इनके दो स्तर, एक वास्तविक स्तर है, इसी में जेडपीडी में एक वास्तविक स्तर का विकास होता है, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, और दूसरा है संभावित विकास का स्तर। यानी वास्तविक, ध्यान से समझिएगा, यानी वास्तविक और संभावित के बीच का जो क्षेत्र होता है वही जेडपीडी होता है। क्या होता है? वही जेडपीडी होता है। यानी बालक का जो वास्तविक विकास स्तर है और जो संभावित विकास स्तर होने वाला जो लर्निंग होता है उसके बीच का क्षेत्र ही जेडपीडी कहलाता है। यानी वास्तविक विकास का स्तर वो होता है जहां बच्चा क्या अकेले कर सकता है, और संभावित विकास का स्तर वो होता है कि बच्चा क्या सहायता से कर सकता है। यानी जेडपीडी इन दोनों स्तरों का बीच का अंतर होता है। यह सिद्धांत कहता है कि सीखना जेडपीडी में होता है और जहां बच्चे को चुनौतीपूर्ण लेकिन पहुंच योग्य के कार्य दिए जाते हैं। यदि कार्य बहुत आसान है तो कोई विकास नहीं होगा, यदि बहुत कठिन है तो हताशा होती है। मतलब कि बहुत कार्य ना तो आसान हो ना तो बहुत अधिक कठिन हो। अगर कठिन होगा तो बच्चा हताश जाएगा, आसान होगा तो जल्दी हो जाएगा, उसके विकास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कठिन भी हो जाएगा तो वह कार्य को देख के हताश हो जाएगा। तो इसी रूप में शिक्षक जेडपीडी को पहचान कर सहायता प्रदान करते हैं जो धीरे धीरे कम हो जाती है।
अर्थात जब बच्चा कोई पहले सीखता है तो उसे इतना भी आसान नहीं, जो उसको आ रहा है उसको वही टास्क देंगे या वही कार्य कराएंगे तो कोई विकास नहीं होगा। तो उससे अच्छा है कि जो वो सीख रहा है जो उसके एक्चुअल में है, मतलब जो सीखा हुआ है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ के उसकी थोड़ी सी मदद की जाए ताकि आगे आने वाला जो कार्य हो उसको कर सके। तभी क्या करता है, जैसे एक बच्चा कोई स्कूल में जाता है तो शिक्षक क्या करता है, धीरे धीरे उसको लिखना सिखाता है, फिर पढ़ना सिखाता है, फिर शिक्षक क्या करता है, बाद में उसे पूछता है, यानी जब वो बच्चा पढ़ने लगता है तो उसका जेडपीडी उसमें कामयाब हो जाती है। बच्चा 5 साल का है, अकेले साइकिल नहीं चला सकता है। एक मान लीजिए बच्चा कोई है, वो 5 साल का है, वो साइकिल नहीं चला सकता है जो उसका वास्तविक स्तर है। लेकिन अगर पिता पीछे से सहारा देकर सिखाते हैं तो बच्चा सीख जाता है। वो संभावित स्तर है। मान लीजिए कोई बालक है, शुरू शुरू में क्या करना चाह रहा है, वो साइकिल सीखना चाह रहा है, उसको नहीं आ रहा, तो उसका वास्तविक स्तर है। लेकिन अगर उसे में उसके पिता ने उसकी थोड़ी सी मदद कर दी, यानी पीछे से पकड़ लिया और बच्चा जब साइकिल चलाने लगा, धीरे धीरे उसको छोड़ दिए साइकिल को, वो बच्चा चलाना सीख गया, तो मान लीजिए जेडपीडी उसी में उसका काम कर गया। जेडपीडी वहाँ अंतर है जहाँ पिता की मदद से बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। स्कूल में अगर बच्चा अकेले 2 अंकी जोड़ नहीं कर पाता है, लेकिन शिक्षक के संकेत या कुछ हिंट देती हैं और उसके बाद वो बच्चा उसको जोड़ को करने लगता है, तो जान लीजिए जेडपीडी अपना काम कर दिया। फिगर देख लीजिए, मान लीजिए बच्चा है, फिगर है ये बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का है और इसे साइकिल चलाने नहीं आती, लेकिन वो जब साइकिल चलाने जा रहा है उसके पिता जो हैं उसको साइकिल पकड़ के चलवा रहे हैं। ठीक है, जब जो चलाना सीख जाएगा धीरे धीरे उसको ये अपनी सहायता देना बंद कर देंगे और बच्चा चलाने लगेगा। उसी प्रकार एक है, बच्चों को 2 अंकी जोड़ नहीं आ रहा है तो उसे क्या करती है, थोड़ी थोड़ी मदद करती हैं कि इसे काउंटिंग के माध्यम से जोड़ो या लाइन बना के जोड़ो या किसी प्रकार से जोड़ो। जब वो बच्चा सीख जाता है जोड़ना तो मैम क्या करते हैं, यानी टीचर अध्यापक क्या करते हैं कि उस बच्चे की मदद करना धीरे धीरे कम कर देते हैं और बच्चा सीख जाता है। तो वही क्या होता है कि वही उसका जेडपीडी वहाँ पे हो जाता है, मतलब कैन डू अलोन और कैन डू विथ हेल्प। यानी जब कोई बच्चा वास्तविक स्तर पे होता है, नहीं कर पाता है, मान लीजिए बच्चा है वास्तविक स्तर पे नहीं कर पाया, तो कोई उसकी मदद कर दे और उस कार्य को वो कर ले, उस कार्य को कर ले। इस बेस के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, जेडपीडी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा स्कैफोल्डिंग रिफर टू द टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड विद इन द जोन जोन ऑफ proximal development to help a child complete two tasks. This support is the given teachers, parent or the peer in the forms of instruction, hints, modeling or questioning. The main idea of the scaffolding is that the support is high at the beginning, but as the child become more skilled and confident, the support is the gradually reduced. This process is the called fading. According to the Vygotsky, scaffolding emerges through social interaction and the help of the child become independent. It is a key part of the construction where the child activities construct the knowledge rather than the passively receiving it. इसका फोल्डिंग मचान या समर्थन संरचना जो होती है, इसका फोल्डिंग जेट पीढ़ी में दी जाने वाली वह अस्थायी सहायता है जो बच्चे को कार्य पूरा करने में मदद करती है। यह सहायता शिक्षक, माता पिता या साथी द्वारा दी जाती है। अर्थात यदि कोई बालक सीखना है तो उसको अस्थायी सहायता दी जानी चाहिए जो बच्चे को कार्य पूरे करने में मदद करती है। यह सहायता कोई भी दे सकता है, जैसे माता पिता या कोई साथी द्वारा दी, जैसे निर्देश, स्केम मोल्डिंग या प्रश्न पूछना मुख्य विचार सहायता में शुरू में अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा कुशल होता जाता है सहायता कम कर दी जाती है, वही फेडिंग होता है। वाइगोत्स्की ने के अनुसार इसका फोल्डिंग सामाजिक अंतःक्रिया से आती है और बच्चे को स्वतंत्र बनाती है। यह निर्माणवाद का हिस्सा है जहां बच्चा अपना ज्ञान खुद बनाता है। अर्थात एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए एक बच्चा पहेली या सॉल्व नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई बच्चा है वो पहेली नहीं सॉल्व कर पाता है, तो शिक्षक पहले कुछ उसे टुकड़े जोड़कर दिखाते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, पिक्चर से देखिए, मान लीजिए ये फिगर है,
ये फिगर है, ये बच्चा पहेली को देख कर सॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन उसके टीचर क्या करते हैं, अध्यापक क्या करते हैं, उसे उस पहेली को कुछ कड़ी जोड़कर उसे बताते हैं कि इसी मॉडल में उसको इसी तरीके से इसी रूट पे जोड़ना है। तो क्या करता है बच्चा, फिर वही धीरे-धीरे सीखता रहता है और फिर ऐसा समय आता है कि वो उस चीज़ को बिना सहायता के ही जोड़ने लगता है। ठीक? या तो उसे पता चल जाता है कि किस कौन-सा जो पहेली का टुकड़ा है, किस जगह पे एडजस्ट होगा, वो जान जाएगा। मॉडलिंग फिर बच्चे से पूछा जाता है टुकड़ा कहाँ फिट होगा, संकेत के रूप में जैसे टीचर कह दिए कि ये टीचर ने पहले जोड़ के दिखाया, अब फिर बच्चे से पूछा जा रहा है कि ये टुकड़ा कहाँ एडजस्ट होगा, तो संकेत के रूप में धीरे-धीरे शिक्षक का मदद करने लगते हैं और बच्चा सीख जाता है, बच्चा खुद की पहेली सॉल्व कर लेता है। एक और उदाहरण के रूप में समझाया गया है यहाँ पिक्चर में। पढ़ाई में अगर बच्चा निबंध लिखने में कमज़ोर हो तो शिक्षक पहले आउटलाइन देता है, फिर वाक्य सुझाता है और अंत में बच्चा खुद लिखता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई इससे दिया जा रहा है, निबंध दिया जा रहा है बच्चे को, तो उस निबंध के बारे में थोड़ा-थोड़ा उस बच्चे को बता दिया जाए। ठीक है? कि जैसे हम काऊ पे निबंध लिखना है तो बच्चे को नहीं आ रहा तो काऊ को बता दें 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होती है, ठीक है? गाय हमें दूध देती है, ठीक है? ऐसे-ऐसे हम आउटलाइन उसे बना के दे दिए और शब्द संरचना सिखा दिए। यानी वर्ड स्ट्रक्चर की समझा दिए तो बच्चा खुद लिखने लगता है कि इसे कैसे लिखा जाएगा। यानी गाय हमारी माता है, गाय के 2 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, 2 आँख होती हैं। ऐसे बच्चा वो निबंध लिखना स्टार्ट कर देता है। बस उसे क्या करना है कि यानी उसको अस्थायी संकेत मिल गया, उसे संकेत मिल गया तो वही उसका क्या होता है, कोई ब्रिज बना रहे हैं, सपोज दैट यानी हमें कोई ब्रिज बनाना है, मान लीजिए कोई ब्रिज बनानी है, ये कोई स्थान है, यहाँ कोई स्थान है, तो यहाँ ब्रिज बनानी है, मान लीजिए भूमि, ये भी भूमि, बीच में नदी है कुछ, उसके लिए जो मचान तैयार किया जाता है, यानी जो सपोर्ट दिया जाता है, अस्थायी सपोर्ट, कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकें, यहाँ पे ब्रिज बना सकें, वही इसके फोल्डिंग होती है। यानी बच्चे के विकास के लिए अगर मान लीजिए बच्चे को नहीं आ रहा, धीरे-धीरे इसको जो सपोर्ट मिल रहा है, वो इसका क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है। तो इसको हम जो अस्थायी रूप से जो लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, जब ब्रिज तैयार हो जाता है, इस मचान को हटा लेते हैं। मान लीजिए कोई मकान बन रहा है, कोई एक मकान बन रहा है, तो उसको छत को लगाने के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो नीचे जो उसको जो पटरा बल्ली या फिर किसी अस्थायी रूप से उस छत को लगाने से पहले रोकने के लिए बनाया जाता है। तब जाके बाद में जब छत लग जाती है तो क्या करता है, वो जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो भवन निर्माण करता होता है, उस इस चीज़ को क्या करता है, हटा लेता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो अस्थायी मदद दी गई है ना, वही उसका क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है। एम के ओ यानी मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, एन एम को इज द पर्सन हु एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं, एन एम को इज ए पर्सन हु हैज़ मोर knowledgeable or skill than the learner and the provide supports within the zone of proximal development in the MQ does not have to be an adult. It can be a peers, teachers, parent, or even a computer program. In Vygotsky theories, the MQEs act as the medium of the social interaction through which the child knowledge. The MQ provide the scaffolding and help the child reach a level where the child can perform tasks independently. His ideas learning is the social and MQ transfer culture and knowledge to the learner. यानी एमक्यू का अर्थ क्या होता है, जो अधिक जानकारी या अन्य व्यक्ति, एमक्यू वही व्यक्ति है जो बच्चे से अधिक ज्ञान या कौशल रखता हो और जेड पीढ़ी में सहायता प्रदान करता है। अर्थात यानी मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई नई जानकारी लेना हो तो एमक्यू वही पर्सन हो सकता है जो उस बच्चे से अधिक जानकारी रखता हो और उस जानकारी को देने में जो मदद करता है वही जेड पीढ़ी का काम करता है। यानी जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है वही एमक्यू का काम करता है। ठीक?
यानी यदि कोई वयस्क वयस्क हो, यह साथी, बच्चा, शिक्षक, माता पिता, कंप्यूटर प्रोग्राम भी हो सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में गया, कोई बच्चा स्कूल में गया और वो पहले ही क्लास में बैठ गया, पहले ही क्लास में क्लास वन में बैठ गया या कक्षा एक में बैठ गया, और उस बच्चे को जो चीज़ सीखनी हो उसके बारे में ना पता हो, लेकिन टीचर को उस चीज़ के बारे में पता होता है, तो क्या करता है, बच्चे को ही बताते नहीं, बच्चे से जानकारी रखने वाला कौन सा होता है, टीचर। यानी टीचर उस बच्चे को बताते ये चीज़ें हैं। यानी इस बुक में मान लीजिए उसको क पढ़ना है, क पढ़ना है, तो मान लीजिए ये बच्चा है, ये स्कूल आया, अब इस चीज़ को पढ़ने वो जा रहा है, इस चीज़ को पढ़ने जा रहा है, तो टीचर क्या करता है, टीचर क्या करता है, उस बच्चे को ये जानकारी प्रदान करता है। यानी ये बच्चे को नहीं पता है, लेकिन ये टीचर इस बच्चे को बताता है ये क्या है। यानी इससे अधिक जानकार कौन हो गया, टीचर। यानी एम के ओ का काम कौन कर रहा है, टीचर। और जो जानकारी बताने में जो मदद हो रही है वो जेडपीडी होती है, वो क्या होता है, जेडपीडी होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एमक्यू अंतःक्रिया का माध्यम है जो बच्चे को नया ज्ञान सिखाता है, एमक्यू प्रदान करता है और बच्चे को उस स्तर तक पहुंचाता है, ध्यान से देखिएगा, उस स्तर तक पहुंचाता है जहां पर वह स्वतंत्र हो जाए और मुख्य बिंदु सीखना सामाजिक, मुख्य बिंदु सीख जाए, सीखना सामाजिक हो। एमक्यू संस्कृति और ज्ञान को ट्रांसफर करता है। यानी एमक्यू क्या करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे उस समाज के बारे में नहीं पता हो, यानी कोई व्यक्ति हो, उस समाज के बारे में उसको ना पता हो, यानी उस समाज में जो व्यक्ति रह रहा हो कोई एक होगा जो उस व्यक्ति को क्या करेगा, उस समाज के बारे में बताएगा, वही उसका क्या होता है, एमक्यू। और जो जानकारी दे रहा है वही उसका जेडपीडी होता है, यानी जिसके बारे में जानकारी दे रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बच्चा कंप्यूटर पर गेम खेलना सीख रहा है, उसका बड़ा भाई क्या करता है, पहले से बटन दबाकर सिखाता है कि उस गेम को कैसे खेला जाएगा, फिर बच्चे को सिखाता है। बड़ा भाई अधिक जानकार है, इसलिए उसको अपने छोटे भाई को बता रहा है। मान लीजिए स्कूल में अगर एक बच्चा गणित में कमजोर है तो शिक्षक उसे एमक्यू यानी उदाहरण देकर सिखाता है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उस बच्चे को नहीं आ रहा है, तो शिक्षक क्या करते हैं, उस उदाहरण दे दे क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल वीडियो है जहाँ बच्चा वीडियो देखकर ड्राइंग सीखता है। मान लीजिए एक बच्चा है, ये हमारा बालक है और इसे कुछ सीखना है, इसे कुछ सीखना है, इसको जो उसको लर्न करना है उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो मान लीजिए कोई ब, बड़ा भाई है उसका, वो उसको क्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में चीज़ें वो बता रहा है कि नहीं भाई ऐसे करना है, तुम ऐसे इसको करो तो ये चीज़ें तुमको पता हो जाएगी। यानी ये अपने छोटे भाई को ये चीज़ें बता रहा है, तो यानी ये जो बड़ा भाई है ये छोटे भाई से अधिक जानकार है, तो ये इसका क्या हो गया, एम के यू। ये इसका क्या हो गया, एम के यू हो गया। और जो जानकारी देने वाला यानी जो बड़ा भाई इसको जानकारी देता है वही इसके मतलब सीखने में मदद करता है, वही उसका क्या होता है, जेडपीडी होता है। क्या होता है, जेडपीडी। यानी अस्थायी सहायता देकर फिर वो हट जाता है। जैसे देख लीजिए ये पिक्चर वाइज दिया गया, ए मोर नॉलेजेबल अदर जो होते हैं, मान लीजिए छोटा भाई है, ये छोटा भाई इसको कंप्यूटर पे गेम खेलना नहीं आता, लेकिन ये क्या करता है, इसकी बहन क्या करती है, इसको बता देती है बटन दबा के कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो क्या करता है, सीख जाता है। यानी मतलब एमक्यू का काम कौन कर रहा है, जो इसके बहन है। यानी एमक्यू का काम कौन कर रहा है, इसकी, यानी जो एमक्यू का पर्सन है ये क्या होता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल वो उसको बता देता है कि आपको ऐसे बनाना, तो फिगर में क्या कर रहा है बच्चा, उसी तरह से ड्राइंग करना स्टार्ट कर दे रहा है। Vygotsky he says that about the private speech to talk to himself are the age of 3 and 7 year old and help in the problem solving. Later the private speech become the inner speech. Also Vygotsky say about the when the child age of 3 and 7, a later private to speech become the inner speech, which the form of the basis of the thinking. And the theory state the private speech is the positive science of development. This speech too, according to the Vygotsky, is denote from the this is the positive sign of the development, not a problem. This is the benefits of the child.
इट सपोर्ट द वाइगोत्स्की's आइडियाज दैट लैंग्वेज शेप्स थॉट्स। हिंदी में समझेंगे, प्राइवेट स्पीच निजी जो भाषा स्वयं निर्देशित बातचीत होती है। वाइगोत्स्की ने इसे बताया कि जो बच्चे 3 और 7 ईयर ओल्ड होते हैं उनमें ये क्या होता है, वाइगोत्स्की के सामाजिक भाषा को विकसित होते हैं, बच्चे दूसरे से बात करते हैं, फिर खुद इंटरलाइजेशन हो जाते हैं, यानी जो अपने में ही खुद बातें करने लगते हैं, उसी अनुसार अपनी समस्या को भी समाधान करने में मदद करता है। सपोज दैट एक बच्चा है, वो किसी चीज को देख रहा है तो उससे पूछ रहा है क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो वो अपनी आंतरिक भाषा से क्या करता है, पूछता रहता है। तो जो सोचने का आधार सिद्धांत कहलाता है, प्राइवेट स्पीच विकास का सकारात्मक संकेत है, ना कि समस्या। यह वाइगोत्स्की के विचार से जुड़ा है। यह भाषा सोच को आकार देता है। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो जिसकी स्टेज 3 और 7 ईयर ओल्ड है, किसी वस्तु को देख रहा है तो अपने अंदर इनर स्पीच को डेवलपमेंट करके पूछता है क्या है, क्यों है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है। मान लीजिए एक बच्चा लेगो बॉक्स से घर बनाता है। देख लीजिए, ये लेगो बॉक्स है, एक घर बनाता है। अब खुद से कहता है पहले नीली ईंट लगाओ, फिर लाल, फिर ऊपर। मान लीजिए घर बना रहा है बच्चा ना, तो उस पर देख रहा है कलर डिजाइनिंग या कुछ तरह से कोई डिजाइनिंग हो रही है, तो क्या करता है बच्चा, वो अपने अपने अंदर ही सोचता है पहले नीली लगाएंगे, काली लगाएंगे, पीली लगाएंगे। तो क्या करता है, उसके डेवलपमेंट को क्या करता है, अपने इंटरलाइज करता है, मतलब अपने आंतरिक जो विचार होते हैं, उसके आंतरिक जो निजी प्राइवेट भाषा होती है, अपने आप में गहन अध्ययन का माध्यम बनाती है। उसी माध्यम से क्या करता है बच्चा, उस मकान को बनाने लगता है। यानी जो कार को गाइड करती, वो पहले नीली ईंट लगाओ फिर लाल वाली, ठीक है, यह प्राइवेट स्पीच को कार को गाइड करती है। ठीक है, और उदाहरण परीक्षा में जब बच्चा खुद बुदबुदाता है और सवाल पढ़ो फिर सोचो जवाब लिखो, यह समस्या समाधान में मदद करता है। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है और वो क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो क्या करता है, उस समस्या को अपने अंदर इनर स्पीच में यानी इंटरलाइज करता है और उस समस्या को समाधान के लिए अनेक पहलू सोचता रहता है। यह उसके समस्या समाधान में मदद करता है। वाइगोत्स्की का सीधा कहना कि जो इनर स्पीच है, ठीक है, वो बच्चे को समस्या समाधान में मदद करती है। वयस्क में ये आंतरिक होता है, और जैसे ड्राइविंग करते हुए मन में बाएं मुड़ना सोच रहा है। ठीक है, कोई मान लीजिए वयस्क आदमी है, वो बाइक चला रहा है, उसमें इनर स्पीच क्या होती है कि जब वो टर्न कहीं आता ना, तो अपने अंदर ही सोच लेता है कि हमें टर्न कहाँ करना है। ठीक है, तो उसी प्रकार वाइगोत्स्की ने कहा कि जो इनर स्पीच होती है बच्चों के लिए विकास में बहुत मदद करते हैं, उसे समस्याओं से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। सांस्कृतिक उपकरण वाइगोत्स्की का एक और नियम है जिसे हम सांस्कृतिक उपकरण बोलते हैं। सांस्कृतिक उपकरण क्या होता है, कल्चरल टूल वेन सांस्कृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक हैं जो सोच और सीखने के मध्यस्थ मीडिएट करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार ये उपकरण सांस्कृतिक से आते हैं और बच्चे के संज्ञान को आकार देते हैं। अर्थात यानी जो सांस्कृतिक वस्तुएं या प्रतीक हैं जो सोच और सीखने को मध्यस्थ करते हैं, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार उपकरण संस्कृत रूप से आते हैं और बच्चे के संज्ञान को आकार देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एक भौतिक उपकरण होता है जैसे किताबें, कंप्यूटर, कलम इत्यादि, और दूसरा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक उपकरण होता है। मनोवैज्ञानिक जिसमें भाषा, संकेत, प्रतीक, गणितीय प्रणाली आदि सिद्धांत कहता है कि ये उपकरण सामाजिक अंतःक्रिया से सीखे जाते हैं और विकास के प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कल्चरल टूल को सोच संरचित होती है। उदाहरण के रूप में देखेंगे कि एक बच्चा गिनती सीखने के लिए उंगलियां यानी फिजिकल टूल या अबेकस इस्तेमाल करता है, और भाषा जो उसकी भाषा होती है साइकोलॉजिकल टूल्स से वह कहानी सुनकर कल्पना करता है। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई बालक है, उसको गणना करना होगा तो अबेकस के माध्यम से गणना करना सीखेगा। अबेकस ऐसे होता है, अबेकस करना सीखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सीखेगा। बट वही चीज़ अगर वो क्या कर रहा है कि जो उस भाषा के माध्यम से सीखेगा, मान लीजिए कोई कहानी सुन सुन के सीखेगा, तो उसमें कहानी सुनकर सीखेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें इमेजिनेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, इमेजिनेशन, यानी कल्पना बढ़ेगा। एक और उदाहरण, भारतीय संस्कृति में मंत्र या लोक कथाएं जो होती हैं नैतिक मूल्य सिखाती हैं। ठीक है, उसमें माध्यम से उसको क्या, कल्पना की शक्ति से बढ़ती है बच्चे के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर टूल से बच्चा इंटरनेट पर खोज कर सीखता है जो कि उसकी सोच को विस्तृत कर सकता है। यानी कंप्यूटर पे अगर बच्चा कोई चीज़ें खोज रहा है इंटरनेट के माध्यम से, तो भी उसका क्या होता है, जो कि उसके थिंकिंग पावर को बढ़ाता है। देख लीजिए, जैसे फिजिकल टूल है, बच्चा क्या करता है, अबेकस से सीख लेता है। बच्चा क्या करता है, अबेकस से गणना करना सीख ले जाता है, लेकिन जब वो कहानी सुनता है तो उसके मन में क्या, एक कल्पना जगती है, और कल्पना के माध्यम से काल्पनिक चीज़ों को सीखने लगता है, यानी उसके जो साइकोलॉजिकल टूल्स काम करने लगते हैं। कल्चरल टूल क्या होता है, जैसे
हमारे जो मंत्रों के माध्यम से या फिर भारतीय संस्कृति जो मंत्र लोक कथाएं के माध्यम से सीखते हैं, वो भी क्या होता है, कल्चरल टूल में आता है। कल्चरल टूल भी क्या करता है, कल्पना शक्ति को मजबूत करता है। अब मॉडर्न टूल जैसे कंप्यूटर से कोई जानकारी ढूंढना होगा तो बच्चा क्या कर लेगा, उसके माध्यम से अपना क्या कर लेगा, सीख लेगा। ठीक है, अगला है सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग। सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है। Vygotsky central idea is that learning is the social process rather than the individual one. Children acquire knowledge through interaction with others, who provides scaffolding within the ZPD. Social interaction transfer the cultural and transmission private speech into the internal thinking. The theories emphasize what each child can do to do. With help, he or she will be able to do independently tomorrow. This view support the collaborative learning method such as a group discussion and peer। यह सिद्धांत और भी कहता है कि जो बच्चा आज दूसरों की मदद से करता है वह कल अकेला करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कर लीजिए। यानी वाइगोत्स्की का कहना कि जो बच्चा आज दूसरों की मदद से करता है, यानी अगर वो जेडपीडी या एमक्यू या स्केप फोल्डिंग की मदद से आज सीख रहा है तो आगे चलकर वो अकेला कर लेगा। यह सहयोगी सीखने यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन या पीयर ट्यूटोरिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो क्लासरूम में क्या करता है कि अपने पीयर के साथ यानी सहपाठी के साथ बैठ के बातचीत करता है, तो उसमें क्या करता है, डिस्कशन की भावना अधिक जागरूक होती है। क्लासरूम में बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, एक बच्चा रिसर्च करता है, दूसरा लिखता है। सामाजिक अंतःक्रिया से वे एक दूसरे से सीखते हैं। और एक और उदाहरण समझ लीजिए, माँ बच्चे को कहानी सुनाती है और प्रश्न पूछती है कि क्या हुआ अगला, जो बच्चे की सोच को विकसित करती है। यानी सपोज दैट माँ माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है और उससे पूछ रही है आगे क्या घटित होगा, तो उस बच्चे के में कल्पना शक्ति क्या होती है, बढ़ती जाती है। जो बच्चे की सोच को विकसित करते हैं, ऑनलाइन फोरम्स में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं जो सामाजिक अंतःक्रिया को ज्ञान से बढ़ा। ये ग्रुप डिस्कशन है, एक दो टीममेट है तो क्या करेगा, कोई किसी के अंदर कोई अलग विचार आएगा, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास अलग विचार आएगा तो आपस में डिस्कशन करेंगे, उनमें क्या होगी, जो डिस्कशन करने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी। दूसरे फिगर में समझते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है तो पूछ रहा है अगला क्या घटित हुआ, ठीक, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो वो भी क्या होती है, उसकी कल्पना शक्ति और जागरूकता को आगे बढ़ाती है, उसके जानने की इच्छा अधिक बढ़ जाती है। चलिए प्रश्न करते हैं, थियरी देख लिए, अब प्रश्न करेंगे कि इसके अनुसार कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार निकटवर्ती विकास क्षेत्र यानी जोन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट क्या है। ऑप्शन ए बच्चा जो अकेले कर सकता हो, ऑप्शन बी बच्चा जो सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी बच्चा जो कभी नहीं सीख सकता है, या ऑप्शन डी बच्चा का वास्तविक विकास स्तर क्या होता है। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि जेडपीडी में कि बच्चा क्या है, अकेले कर सकता है। ये तो उन्होंने मना कर दिया है कि बच्चा अकेले नहीं कर सकता है, उसको सीखने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी है बच्चा जो सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज बहुत अच्छा लग रहा है, यानी बहुत हद तक सही है। बच्चा जो कभी नहीं सीख सकता है गलत। बच्चा का वास्तविक विकास स्तर, ए भी सही था लेकिन उससे अच्छा क्या है कि बी वाला, बच्चा जो सहायता से कर सकता है। वास्तविक विकास स्तर में क्या होता है कि बच्चा क्या होता है कि अपनी नॉलेज को अपने साथ लेकर चलता है, क्या करता है, अपने ज्ञान को लेकर वो स्थिर रहता है, अपने ज्ञान को लेकर स्थिर रहता है, यानी जो सीखा है वो उसी पे है, वही उसका वास्तविक विकास होता है। लेकिन जेडपीडी में क्या होता है कि बच्चा जो सहायता से कर सकता है वही होता है, यानी जो धीरे धीरे सहायता मिलेगी तो उस काम को करने लगेगा, सहायता धीरे धीरे हटा ली जाएगी तो बच्चा अकेला करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एस्केप फोल्डिंग का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए अस्थायी सहायता देना, ऑप्शन बी अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम हो जाती है, ऑप्शन सी है बच्चे को अकेला छोड़ देना, या ऑप्शन डी केवल भाषा का उपयोग करना। तो अस्थायी ज्ञान देना इसका फोल्डिंग नहीं होता है, अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम हो जाए, हाँ ये सही होता है। वाइगोत्स्की इसका फोल्डिंग में कहा कि धीरे धीरे उसे सहायता अस्थायी रूप से दी जाए और बाद में कम कर ली जाए, वही इसका फोल्डिंग होता है। ऑप्शन सी है बच्चे को अकेला छोड़ देना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी केवल भाषा का उपयोग करना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज
करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 3, एम के ओ कौन हो सकता है वाइगोत्स्की के अनुसार? अभी थ्योरम पढ़े हैं। एम के ओ कौन हो सकता है? शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता, बड़े भाई, या अधिक कुशल साथी। यानी एम के ओ का मतलब क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उस जिसको सीखना हो उससे वो अधिक जानकारी रखता हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 4 है, प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है बच्चे की समस्या, बी है संज्ञानात्मक विकास का सकारात्मक संकेत, समस्या समाधान में मदद, या ऑप्शन सी भाषा की कमी, या ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव। तो प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या कहा गया है कि मतलब जो उसकी जो इनर स्पीच होगी यानी प्राइवेट स्पीच होगी उसके संज्ञानात्मक विकास में सकारात्मक संकेत का काम करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चे की समस्या ये तो हो ही नहीं सकती कि जो उसकी इनर स्पीच है वो बच्चे की समस्या, अभी थ्योरम पढ़े है ना कि जो बच्चे की इनर स्पीच होती है उसके समस्या समाधान में मदद करती है। अब भाषा की कमी तो होती नहीं है। ऑप्शन डी सामाजिक अलगाव ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस रूप पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए आनुवंशिक कारकों पर, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया या सांस्कृतिक संदर्भ पर, ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत प्रयास पर, ऑप्शन डी पर्यावरण पर ही। तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है? तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत ही दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ पर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 6, जेडपीडी में बच्चे को क्या प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत आसान कार्य, बी बहुत कठिन कार्य, या सी सहायता के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य, या डी कोई कार्य नहीं। प्रश्न नंबर 6 क्या होगा तब? तो जेडपीडी में बच्चे को क्या करता है? सहायता के साथ चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, ठीक है, सहायता भी होती है। मान लीजिए जेडपीडी क्या होता है? जोन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट। जेडपीडी में क्या होता है कि धीरे धीरे सहायता मिलती है और आगे उस बच्चे के लिए क्या होता है कि वो धीरे धीरे सीख जाता है। उससे क्या करता है जेडपीडी, उसकी जो सहायता दी जाती है वो धीरे धीरे कम कर ले जाती है। मतलब बच्चे के लिए अब आगे की चुनौती उसको बनी रहती है। अगर वो सीख जाता है तो उसको अपने चुनौती को पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो सहायता के साथ चुनौतीपूर्ण कार्य भी होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए केवल संचार का माध्यम, बी सोच को आकार देने और विकास का प्रमुख उपकरण, या सी कोई भूमिका नहीं, या डी केवल पढ़ने लिखने के लिए। तो ऑप्शन केवल के लिए तो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव है तो पहले नंबर इसे काट दीजिए, ठीक है। सीटेड में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो केवल को तो बिल्कुल काट दीजिए, ठीक है। अब ऑप्शन बी सोच को आकार देने विकास का प्रमुख उपकरण, ये तो पॉजिटिव लग ही रहा है, ठीक है, इसको रखते हैं अभी। सी ऑप्शन सी है कि कोई भूमिका नहीं, ये तो गलत हो गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की कोई भूमिका ही नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन डी केवल, दोनों भी कैंसिल हो गए, ठीक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। भाषा जो कल्चरल टूल है और थॉट और लर्निंग को मीडिएट करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, कोऑपरेटिंग लर्निंग वाइगोत्स्की के सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा है क्योंकि? ऑप्शन ए बच्चे अकेले काम करते हैं, बी बच्चे एक दूसरे को इसको फोल्डिंग देते हैं, या सी शिक्षक सब कुछ बताता है, या डी कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सबसे अधिक जुड़ाव क्या होता है, ये पूछा गया है। क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसे बच्चे एक दूसरे को इसका फोल्डिंग देते हैं, मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे हमारे कोई प्रश्न नंबर 9, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा आज जो सहायता से करता है वह कल, ये तो लाइन ही हम पढ़े हैं, ठीक है। बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा आज जो सहायता करता है वह कल कल डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन है कभी नहीं करेगा, बी अकेले करेगा, सी और अधिक सहायता मांगेगा, या डी भूल जाएगा। क्या होगा? तो वाइगोत्स्की ने बताया अपनी लाइन में ही लिखा है कि जो बच्चा आज सहायता से करता है वह कल अकेले भी करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्या होता है कि जेडपीडी में एक्चुअल डेवलपमेंट तक पहुंच जाता है, ठीक है, मतलब वो उसकी सहायता मिल जाती है, वो धीरे धीरे काम को करना या सीखना स्टार्ट कर चुका होता है, वो अकेले आगे जाके कर भी सकता है। प्रश्न नंबर 10, कल्चरल टूल्स में वाइगोत्स्की मुख्य रूप से किसे महत्व देते हैं? ऑप्शन है केवल भौतिक वस्तुओं को, बी भाषा प्रतीक संकेत को, सी केवल कंप्यूटर को, डी कोई नहीं। तो केवल वाले तो बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, कोई नहीं तो होगा ही नहीं, यानी वाइगोत्स्की है तो भाषा का महत्व जरूर होना चाहिए, भाषा प्रतीक संकेत तीनों रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 11, वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और सी नैतिक विकास का सिद्धांत, या डी व्यवहारवादी सिद्धांत। तो अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक
सिद्धांत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बच्चा पहली पहेली सॉल्व करते हुए खुद से कहता है यह टुकड़ा यहाँ लगेगा, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा पहेली सॉल्व करते हुए खुद से कहता है कि यह टुकड़ा यहाँ लगेगा, यह क्या है? ऑप्शन है ईगो सेंटरिंग, बी प्राइवेट स्पीच, और डी इनर स्पीच, या डी स्कैफोल्डिंग। क्या होता है ये? तो ये वाइगोस्की के अनुसार बच्चा क्या कर रहा है? इनर स्पीच कर रहा है, मतलब आंतरिक, अपने अंदर ही सोच रहा है कि यह टुकड़ा कहाँ लगेगा, तो क्या होगा? तो इनर स्पीच किस में आता है? प्राइवेट स्पीच में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये डायरेक्टली नहीं पूछा, बच्चा सोचकर ये काम करने लगे तो यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है ये टुकड़ा यहाँ लगेगा, किसमें, यह क्या है? तो क्या है? प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। वो अपने को सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच जो समस्या समाधान में मदद करती है। तो प्राइवेट स्पीच में हम लोग पढ़े हैं क्या सा कि बच्चा खुद सोचेगा और अपने समस्या को समाधान करेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 वाइगोस्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रक्रिया, बी सामाजिक प्रक्रिया, सी आनुवंशिक प्रक्रिया, या डी पर्यावरणिक प्रक्रिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से क्या है? तो क्या होता है वाइगोत्स्की के अनुसार? सीखना सीखना उसका क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटीज, ये लाइन याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है शिक्षक बच्चे को पूरा जवाब दे देते हैं, या बी शिक्षक हिंट देकर बच्चे को खुद सोचने दें, या सी बच्चे को सजा देना या कोई मदद न करना। तो ऑप्शन इसका फोल्डिंग क्या होता है? तो बच्चे शिक्षक को पूरा जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, उसमें इसके फोल्डिंग में मतलब मदद ही करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा कि हिंट देकर बच्चे खुद से सोचें, क्योंकि सी क्या होता है? नेगेटिव है, नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 15 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन है सोशल से इंडिविजुअल की ओर, या बी इंडिविजुअल से सोशल की ओर, या सी कोई दिशा नहीं होती है, और डी केवल बायोलॉजिकल होती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? सोशल से इंडिविजुअल की, मतलब सामाजिक से एकांत की ओर जाना हो तो विकास की दिशा होती है, जो उसमें वाइगोस्की ने सोशल से इंडिविजुअल की ओर बताया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसे बोलते हैं इंटर साइकोलॉजिकल सोशल, ठीक है, इंटर साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल, ठीक है, ये दोनों होता है। प्रश्न नंबर 16 वाइगोत्स्की के अनुसार निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन है बच्चा जो अकेले कर सकता है, बी बच्चा जो सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं, जेडपीडी ही पूछ रहा है, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम लोग जेडपीडी से किए हैं। और सी बच्चा का औसत विकास स्तर, और डी बच्चा जो कभी नहीं सीख सकता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? जो बच्चा क्या होता है? सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं। थियरी में पहले ही पढ़े हैं, ठीक है, थियरी को अच्छे से देख लीजिएगा, छोटी छोटी लाइनें हैं, उसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में सीखना मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन है वास्तविक विकास स्तर पर, और बी निकटवर्ती विकास क्षेत्र पर, या डी संभावित विकास स्तर से ऊपर, या डी कोई स्तर ही नहीं होता, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सीखना मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? निकटवर्ती विकास का, जेडपीडी में ही क्या होता है? सीखना होता है। प्रश्न नंबर 18 एक बच्चा अकेले 3 अंक की गुणा नहीं कर पाता है लेकिन शिक्षक के हिंट से कर लेता है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है पाइगोट का जीन पियाजे का संरक्षण सिद्धांत, बी वाइगोत्स्की का जेडपीडी, या सी कोहलबर्ग का नैतिक स्तर, या डी गार्डनर की बुद्धि। तो जो जिसमें बच्चे को सहायता मिले वही क्या होता है? वाइगोत्स्की ने ही अपने सिद्धांत में बताया, जिसमें बच्चे को सहायता मिलती है जेडपीडी होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि कार्य बहुत कठिन हो तो क्या होता है? ऑप्शन है तेज विकास होता है, बी हताशा, कोई विकास नहीं होता है, सी स्वतंत्र सीखता है, जेडपीडी बढ़ जाता है। तो क्या होता है? जब कार्य बहुत अधिक हो जाता है यानी कठिन हो जाता है तो हताश हो जाता है बच्चा उस कार्य को देखकर, ठीक है, डर जाता है, निराश हो जाता है, इसमें क्या होता है? कोई विकास नहीं हो पाता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 20 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसका फोल्डिंग क्या है? ऑप्शन है अस्थायी सहायता, बी अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम हो जाती है, सी कोई सहायता नहीं, और डी केवल भाषा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसका फोल्डिंग क्या होती है? अस्थायी सहायता होती है जो धीरे धीरे कम हो जाती है, जो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगला प्रश्न इसका फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चे को हमेशा मदद देना, बी जेडपीडी में बच्चे को स्वतंत्र बनाने में मदद करना, या सी कार्य आसान बनाना, या डी मूल्यांकन करना। तो इसका फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे को, ठीक है, स्वतंत्र बनाने के लिए मदद करना है, इसका फोल्डिंग कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 22 शिक्षक बच्चे को पहले पूरा उदाहरण सिखाता है, फिर हिंट देता है, और अंत में बच्चा खुद करता है, यह क्या है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, या बी स्कैफोल्डिंग, डी ड्रिल मेथड, या डी रूट लर्निंग। क्या होता है ये? तो स्कैफोल्डिंग होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाइगोस्की के अनुसार एमक्यू कौन हो सकता है? तो एमक्यू कौन हो सकता है? शिक्षक, माता पिता, साथी, बच्चा, या कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 2 जेडपीडी में सहायता प्रदान करने वाला व्यक्ति वाइगोस्की के अनुसार क्या कहलाता है? यानी जेडपीडी में जो सहायता करता है
वो क्या कहलाता है, वह व्यक्ति क्या होता है, ठीक है, बताइए। प्रश्न नंबर 23, तो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है, ठीक है, एम के उसको बोलते हैं। आसान है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24, वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? ऑप्शन है बच्चे की समस्या, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, संज्ञानात्मक विकास और सकारात्मक विकास के सिद्धांत, ये भी सही है, भाषा की कमी या सामाजिक अलगाव, ये दोनों सही तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 25, बच्चा खुद से बुदबुदाकर कहता है पहले यह करो फिर वह, यह क्या है? प्रश्न नंबर 25, तो क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है, क्या ये प्राइवेट स्पीच है। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कल्चरल टूर है? सामाजिक उपकरण कौन सा है? वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक उपकरण है? आप दिया है पहला भाषा, दूसरा है कैलकुलेटर और सी मैप या डी स्कीमास। तो वाइगोत्स्की ने बताया तो भाषा तो है सामाजिक टूल, कैलकुलेटर भी है, मैप भी है, लेकिन स्कीमा तो ये जिन पियाजे की थियरी है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, यानी पहला दूसरा तीसरा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 27, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए केवल संचार का माध्यम, बी सबसे महत्वपूर्ण जो सामाजिक उपकरण है, और सी कोई भूमिका नहीं, केवल पढ़ाई के लिए। आसान है, केवल वाले को तो पहले कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, कोई भूमिका नहीं नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 27, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रक्रिया, बी सामाजिक प्रक्रिया और सी अनुवांशिक प्रक्रिया है, डी केवल पर्यावरणीय है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया होती है। 28, प्रश्न नंबर 28, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा आज दूसरों की मदद से करता है वह कल अकेला कर सकता है, वह कल अकेला कर सकता है।